Hello students, I am Ajay Karmarkar. Before starting video, I would like to tell you something. Please sit with copy pen. If you find somewhere important, pause the video, note it and proceed on. If you find somewhere difficulty, then please write in comment box. I will definitely solve your problem. And along with, please like, share and subscribe my channel that can reach more and more students. Thank you once again. हेलो डियर स्टूडेंट, आज हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का पहले तो मीनिंग क्या होता है पहले वो समझ लें। इलेक्ट्रोस्टैटिक मींस स्टडी ऑफ चार्ज एट रेस्ट, मतलब जब चार्ज पार्टिकल रेस्ट में हो तब हम जो स्टडी कर रहे हैं या वो स्टडी कर रहे हैं, रेस्ट में जब चार्ज हो तो वो स्टडी इलेक्ट्रोस्टैटिक होगी। अब यहां पर जब फ्लो होता है चार्ज का, जब चार्ज का किसी मीडियम में फ्लो होता है तो वो करंट होता है। यहां पर हम करंट की बात नहीं कर रहे, हम यहां पर चार्ज इज एट रेस्ट की बात कर रहे हैं। तो सबसे पहली बात होगी कि चार्ज होता क्या है। तो देखिए, इज एन इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी, ये एक इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी है, मतलब किसी एटम के अंदर की बात है। ये कौन सी? ऑफ एलिमेंट्री पार्टिकल्स ऑफ मैटर। एलिमेंट्री पार्टिकल मतलब एलिमेंट, ठीक है ना। तो एलिमेंट ऑफ, ये एलिमेंट है प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर विच गिव्स राइज टू इलेक्ट्रिक फोर्स बिटवीन वेरियस ऑब्जेक्ट। मान लीजिए ये है सोडियम, मान लीजिए ये है क्लोरीन, राइट। अब जैसा कि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है 281 और यहां पर 287, हर एलिमेंट अपने आप को स्टेबिलिटी करने की कोशिश करता है और नोबेल गैस जैसा बिहेवियर करने की कोशिश करता है। तो यहां से ये इसके पास एक इलेक्ट्रॉन 1 से लेकर के 3 तक के इलेक्ट्रॉन डोनर होते हैं। 4 वाला कोवेलेंट बॉन्ड बनाता है, 5 6 7 मतलब 5 6 7 जिनके आउटर मोस्ट शेल में इलेक्ट्रॉन होते हैं वो एक्सेप्टर होते हैं। तो इसकी वजह से ये बन जाता है, इस पर इम्बैलेंसमेंट होता है किसका? प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन का। यहाँ प्रोटॉन आपके 11 हो जाते हैं, जब इलेक्ट्रॉन डोनेट कर देता है तो इलेक्ट्रॉन कितने हो जाते हैं? 10 हो जाते हैं। तो यहां पर एक प्रोटॉन की के कारण इस पर +1 चार्ज आता है सोडियम का, राइट। और इसी प्रकार से ये इलेक्ट्रॉन जब एक्सेप्ट कर लेता है तब इसके ऊपर एक चार्ज नेगेटिव आता है। तो यहां पर जैसे कहा है कि एक इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी मतलब एटम के अंदर की प्रॉपर्टी है जिसके अंदर इलेक्ट्रॉन लूजर होता है, कोई इलेक्ट्रॉन गेनर होता है, और इसको अब हम कह सकते हैं चार्ज पार्टिकल, यानी आयनिक फॉर्म आ गया। अब इसके बीच में ये जो पोलरिटी आ गई, पोलरिटी मतलब समझते हैं ना, पॉजिटिव चार्ज नेगेटिव चार्ज जो ये पॉजिटिव और नेगेटिव होने की वजह से इनमें एक अट्रैक्शन फोर्स जनरेट हो गया, और यही है आपका जिसमें फोर्स जनरेट हुआ तो यहां पर गिव्स राइज टू इलेक्ट्रिक फोर्स। तो इसमें एक इलेक्ट्रिक फोर्स जनरेट हो गया। केमिकल प्रॉपर्टी है, जैसे हम बोलते हैं ना आयनिक बॉन्ड, किसी दो कंपाउंड के बीच में या दो एलिमेंट के बीच में एक बॉन्ड जन बनता है और स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बनता है, तो ये हो गया आपका आयनिक बॉन्ड। तो इस प्रकार से एक आयनिक बॉन्ड होता है और आयनिक बॉन्ड को हम दूसरी लैंग्वेज में इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स भी बोल सकते हैं। तो ये इलेक्ट्रिक फोर्स की वजह से जो पोलैरिटी जनरेट हुई है, पोलैरिटी का मतलब एक मॉलिक्यूल में दो या दो से ज्यादा एलिमेंट जो होते हैं वो एक अलग अलग चार्ज बना लेते हैं, एक तरफ पॉजिटिव एक तरफ नेगेटिव, तो इसको बोलते हैं हम पोलैरिटी। तो उस पोलैरिटी की वजह से इनमें एक अट्रैक्शन फोर्स जनरेट होता है। तो जहां पर लिखा है विच गिव्स राइज द इलेक्ट्रिक फोर्स बिटवीन वेरियस ऑब्जेक्ट, अलग अलग ऑब्जेक्ट अलग अलग एलिमेंट के बीच में, तो ये आपका बन गया इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स यहां पर हो गया। तो यही होता है चार्ज, यानी कि चार्ज मतलब एक्यूमुलेटेड एनर्जी, ये एनर्जी जनरेट होती है। अब ये इलेक्ट्रॉन सबसे बड़ी बात होती है कि एनर्जी कैसे जनरेट होगी। ये जैसे सोडियम हुआ, क्लोरीन हुआ, कोई भी मेटल हुआ, कोई भी मटेरियल हुआ, तो जो मटेरियल अपना इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है या एक्सेप्ट करता है तब इसके बाद ये बनते हैं चार्ज या आयनिक फॉर्म। अब इसे किस प्रकार से डोनेट करेगा? या तो हीटिंग करके या हैमरिंग करके, मतलब हथौड़े से पीटो, गर्म करो, किसी भी तरीके से इसको रब करो, तो इस तरीके से ये चार्ज बनता है। ओके, तो चार्ज के बारे में और हम क्या क्या जान सकते हैं? तो चार्ज जो होता है, एक इलेक्ट्रॉन, देखिए इसमें सिर्फ ट्रांसफरेबल
किसी एलिमेंट के अंदर ट्रांसफर कौन होता है? देखिए, न्यूक्लियर के अंदर तो प्रोटॉन होते हैं जो ट्रैप्ड होते हैं न्यूक्लियस में, और इलेक्ट्रॉन जो होता है रिवॉल्व करता रहता है आउटर मोस्ट शेल में। तो अगर हम इसको एक्साइटेड करते हैं, हैमरिंग करके, हीटिंग करके, रब करके, तो ट्रांसफर कौन होता है? सिर्फ इलेक्ट्रॉन। तो एक इलेक्ट्रॉन के ट्रांसफर होने से इसमें कितना चार्ज डेवलप होता है? 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। तो अब यहां पर ये चार्ज की यूनिट है कूलम, ओके, और इसे C से डिनोटेट करते हैं, या इसे हम ऐसा भी लिख सकते हैं। तो एक इलेक्ट्रॉन के जाने से या आने से, इसीलिए यहां पर लिख सकते हैं प्लस या माइनस, ठीक है। गया तो पॉजिटिव हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन आया तो ये नेगेटिव हो जाएगा, राइट। तो ये 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम होता है। चलिए, यहां तो हमारी बात हो गई थी कि चार्ज अब दो प्रकार के होते हैं। एक होता है पॉजिटिव चार्ज, जिसमें कोई भी एलिमेंट, कोई भी कंपाउंड, कोई भी मटेरियल, देखिए ध्यान रखिए कि मैं क्या बोल रहा हूं, यहां पर एलिमेंट की भी बात की जा सकती है, यहाँ पे कंपाउंड की भी बात की जा सकती है, और यहाँ पे पूरे मटेरियल की भी बात की जा सकती है। पूरा मटेरियल भी इसी प्रकार से चार्ज होता है। जैसे कॉम्ब है, कंघा है, जिसको हम सिर पे रगड़ते हैं तो वो चार्ज हो जाता है, तो वो एक मटेरियल से बना हुआ है। तो मटेरियल भी आपका चार्ज हो सकता है। तो तीन प्रकार की बातें हो सकती है, इसमें एलिमेंट भी चार्ज हो सकता है, इसमें कंपाउंड भी हो सकता है, और मटेरियल भी चार्ज हो सकता है। अब इसमें प्रश्न ये उठता है कि कौन मटेरियल इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा और कौन इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेगा। तो यहां पर हम बात करते हैं नेगेटिव चार्ज, ओके। तो यहां पर ध्यान रखिए, जनरली जो नेचुरल चीजें होती है, एक थोड़ा सा, एक मतलब कुछ एक्सेप्शनल केस तो है, पर कुछ जो नेचुरल चीजें होती है, जो नेचुरल चीजें होती है वो हमेशा पॉजिटिव चार्ज शो करती है, और नेगेटिव में जो आर्टिफिशियल चीजें होती है वो हमेशा नेगेटिव चार्ज शो करती है। अब जिसमें कॉटन आता है, लेदर आता है, फर आता है, ये सारी चीजें पॉजिटिव चार्ज होती है। नेगेटिव जी में प्लास्टिक आता है, रबर आता है, ये सारी चीजें जो होती है वो नेगेटिव चार्ज होती है, ठीक है। इसमें कुछ एक्सेप्शनल केस है, जैसे ग्लास, ग्लास है वो हमेशा पॉजिटिव चार्ज होता है। सिल्क जो है वो नेगेटिव चार्ज होता है, हालांकि सिल्क जो है वो नेचर से ही मिलता है, नेचर मतलब कीड़े पकौड़े से इनसे मिलता है, लेकिन फिर भी वो नेगेटिव चार्ज है, और ग्लास जो है वो पॉजिटिव चार्ज। तो इस प्रकार से हम जो बात करते हैं तो पॉजिटिव और नेगेटिव, तो ये दो प्रकार के चार्ज होते हैं। तो अब यहां पर हम बात करते हैं कि ये जो पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज होते हैं, अब इस चार्ज में और मास में क्या फर्क है? व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द चार्ज एंड मास? तो देखिए, यूनिवर्सल चार्ज की वैल्यू चाहे वो स्टेबल हो, रेस्ट में हो, या फिर मोशन में हो, इसकी वैल्यू कभी बदलती नहीं है, नॉट चेंज। इसकी वैल्यू इतनी ही रहती है, एक इलेक्ट्रॉन के डोनेट करने से या एक्सेप्ट करने से 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। लेकिन मास जो है रेस्ट में अलग होता है और मोशन में अलग होता है, क्योंकि इसकी वैल्यू m इक्वल टू एम नॉट, एम नॉट मतलब मास इन रेस्ट, √1 माइनस v²/c²। तो यहां पर इसकी मोशन और रेस्ट में इसकी वैल्यू अलग अलग होती है। ये ग्रेविटेशनल फोर्स से इसका कोई संबंध नहीं है, इस पर ग्रेविटेशनल फोर्स का इफेक्ट होता है, और इसकी वजह से जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होते हैं बहुत स्ट्रांग होते हैं, अप्रोक्सीमेटली 10⁻42 टाइम्स, इतने टाइम्स जो होता है वो इतने स्ट्रांग होते हैं, इससे ग्रेविटेशनल फोर्स के इतने टाइम्स से। तो मतलब ग्रेविटेशनल फोर्स इसके बनिस्बत, इसके कंपैरिजन में इतने गुना कम होता है। तो ये चार्ज और मास का डिफरेंस हुआ, और ये चार्ज क्वांटाइज हुआ। अगले सेगमेंट में आपको बताऊं क्वांटाइज्ड का मतलब क्या। तो क्वांटाइज का मतलब होता है, क्वांटा का मतलब होता है बंडल, पैकेट। मतलब जैसे अगर हम पानी है ये फ्लो होता है, लेकिन अगर हम इसे कंटेनर में रख ले तो हम इसे काउंट कर सकते हैं कि 1 बॉटल है, 2 बॉटल है, 3 बॉटल पानी है ना। तो इसी प्रकार से इलेक्ट्रॉन के फ्लो नहीं होता है इसके अंदर,
इसके अंदर फ्लो कितने जाते हैं कितने आते हैं, मतलब कितने, हाउ मच, दैट इज द मीनिंग ऑफ क्वांटा। तो ये इंटीग्रल मल्टीपल, ये किसका है, इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ इंटीजर्स, इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, और ये Q इक्वल टू N इंटू ई होता है। तो यहां पर ये प्लस और माइनस होता है, ये ही होता है क्वांटाइज्ड, चार्ज इज क्वांटाइज्ड। मास के बारे में ऐसा कहा जाता है कि क्वांटाइज्ड भी है और इसमें फ्लो भी है। आप कहोगे सर फ्लो कैसे मास में, एक्चुअली आइंस्टाइन जी कहते हैं E इक्वल टू mc स्क्वायर, कि कुछ क्वांटिटी जैसे ही ये बर्न होती है, मटेरियल बर्न होता है, तो सम ऑफ पार्ट्स जो होता है वो एनर्जी के फॉर्म में निकलने लग जाता है, फ्लो होने लग जाता है। जैसे हम एक कागज को जलाते हैं तो उतना मास नहीं मिलता, तो एनर्जी गई कहां, वो एनर्जी जो है बाकी का मास कहां गया, तो एनर्जी के फॉर्म में चला गया, या लाइट के फॉर्म में गया, या वेव के फॉर्म में चला गया। यानी ये वेव को भी शो करता है कि मास जलने के बाद, बर्न होने के बाद, खत्म होने के बाद जो भी बचता है या एनर्जी में कन्वर्ट होता है, तो वो वेव के फॉर्म में भी वेव नेचर का, क्योंकि सी जो है स्पीड ऑफ लाइट, या लाइट जो है वो एक वेव नेचर है। तो इस प्रकार से इसके बारे में अभी चल रहा है, अभी कम दोनों तरफ बातें हो सकती है कि क्वांटाइज्ड कहे या ना कहे, लेकिन ये डेफिनेटली है कि चार्ज डेफिनेटली क्वांटाइज्ड है। चार्ज पॉजिटिव होता है, चार्ज नेगेटिव होता है, लेकिन मास इज ऑलवेज पॉजिटिव ही होता है, नेगेटिव का कोई एग्जिस्टेंस नहीं है, कोई वजूद नहीं। तो मास जो होता है वो हमेशा पॉजिटिव होता है। तो देखिए अपने चार्ज और मास के बारे में बात हो गई हमारी। तो चलिए आगे हम देखते हैं कि किसी ऑब्जेक्ट को चार्ज कैसे करते हैं, कौन कौन सी मेथड से करते हैं, ये देखते हैं। तो देखिए पहले अभी हमने डिस्कस किया था कि चार्ज को या तो हैमरिंग करके, मतलब उस पे हथौड़ा पीट करके, रगड़ करके, गरम करके, जैसे किसी भी तरीके से इलेक्ट्रॉन का आदान प्रदान मतलब एक्सचेंज या ट्रांसफर किया जा सकता है। तो दैट मेथड इज वी हैव यूज्ड। अब यहां पर इसके लिए दो मेथड यूज की जाती है जनरली, एक होता है कंडक्शन और एक होता है इंडक्शन। कंडक्शन का मतलब होता है चल कर जाना, और इंडक्शन का मतलब होता है उसके सामने रखना, मतलब उसको इंस्पायर करना, उसको प्रेरित करना। तो जैसे मान लीजिए ए चार्ज है और यहां पर इसके ऊपर ये चार्ज किया गया है ए स्फीयर के ऊपर, और बी के ऊपर कोई चार्ज नहीं है। तो जब इसको एक वायर से कनेक्ट करते हैं तब इसके ऊपर चार्ज इसके ऊपर से कंडक्टर से होते हुए इस पूरे स्फीयर के ऊपर भी चार्ज हो जाता है। और ये बात अलग है कि इस पर चार्ज डेंसिटी डिक्रीज हो जाती है, क्योंकि चार्ज इसके ऊपर जो ज्यादा था वो डिस्ट्रीब्यूट हो गया। मान लीजिए अगर ये Q है और ये दोनों, अभी थोड़ी देर के लिए हम मान लेते हैं कि ये भी दोनों एक ही रेडियस के हैं, तो फिर इसका चार्ज हो जाएगा Q/2 और Q/2। ठीक है, तो कहने का मतलब ये हुआ, एक और प्रॉपर्टी चार्ज की हो गई कि चार्ज कंजर्व्ड है। चार्ज जो है वो कहीं ना कहीं किसी न किसी फॉर्म में एक्सचेंज हो जाता है। इसको हम लोग अगर जनरेट करते नहीं है, ये किसी न किसी इलेक्ट्रॉन के ट्रांसफर करने से वो चार्ज बन गया तो दूसरा डिस्चार्ज होगा, सीधी सी बात है। जैसे मान लीजिए यहां पर एक कॉम्ब है और कॉम्ब को हमने रगड़ा सिर पे से, और उस पर कुछ बिट्स ऑफ पेपर्स, कागज के टुकड़ों को पास में लिया, अट्रैक्ट किया तो अट्रैक्ट हो जाएगा। लेकिन अब हमने क्या कहा कि हमने कॉम्ब को चार्ज किया, यानी यहां पर से डिस्चार्ज हुआ। ठीक है ना, तो कहीं ना कहीं से चार्ज आया, कहीं ना कहीं से चार्ज गया, चार्ज कंजर्व्ड है। तो इसी प्रकार से ये तो मेथड हो गई, कौन सी मेथड हो गई, ये मेथड हो गई आपकी कंडक्शन, क्योंकि चल के गया चार्ज। अब यहां पर ये चल के नहीं गया, और ये जो है आपका बी वाला जो स्फीयर है वो इसके नजदीक रख दिया, ये इसके नजदीक रख दिया। तो यहां पर इसकी वजह से इस पर कुछ चार्ज डेवलप होगा, अपोजिट चार्ज डेवलप होगा, और इसके पीछे पॉजिटिव चार्ज डेवलप होगा। तो ये हो गया आपका इंडक्शन। इंडक्शन का मतलब होता है प्रेरणा से ये चार्ज इस प्रकार से बन गया। तो ये चार्ज इस प्रकार से बनता है। चलिए इसके ऊपर एक अपन एक क्वेश्चन ले लेते हैं। मान लेते हैं कि आपके पास
एक ए स्फीयर है, एक बी स्फीयर है और एक सी स्फीयर है। तीनों आइडेंटिकल है। यहां पर मैंने तीनों आइडेंटिकल लिए हैं, मतलब तीनों का रेडियस सेम है, मटेरियल सेम है, पर ये दो जो है वो चार्ज। जरा ध्यान से एक एक बात को समझना, ये दोनों क्यू चार्ज के हैं और सी पर कोई चार्ज नहीं। ठीक है, पहली बात यहां पर अच्छे से ये हमने समझ ली कि इसके ऊपर चार्ज है, ये चार्ज है, और इसके ऊपर भी पॉजिटिव सेम चार्ज, सेम चार्ज। अब क्या होता है अब हमने क्या करा कि ए को सी से मिलाया। ठीक है, ए को सी से मिलाया, सी को चार्ज कर दिया, और उसके बाद बी को भी सी से मिलाया। ए को सी से मिलाया, बी को भी सी से मिलाया, और उसके बाद हमने क्या करा, ए और सी को मिलाया। तो कितना चार्ज दोनों पर डेवलप हो जाएगा। तो चलिए, ए के ऊपर चार्ज है क्यू और सी के ऊपर कोई चार्ज नहीं है, मतलब जीरो है, और दोनों को मिला दिया, ये ए और सी। तो यहां पर जो चार्ज होगा, अब इसको अलग कर दिया तो दोनों पर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन होगा, तो Q प्लस 0/2, तो दोनों पर चार्ज हो गया Q/2, और C के ऊपर भी हो गया Q/2, जो नहीं था, जीरो था, तो यहां पर Q/2 हो गया। फिर C भाई साहब आ गए, B भाई साहब आ गए, ये B वाले, इनके ऊपर Q चार्ज था और इनके ऊपर C वाले के ऊपर Q/2 था पहले, अब ये Q/2 आ गया था, तो इन दोनों का चार्ज Q प्लस Q/2, और फिर उन दोनों का आधा, डिस्ट्रीब्यूशन तो बराबर होगा, तो यहां पर कितना हो गया, 3Q/4। ठीक है, तो 3Q/4 हो गया, इनका आधा आधा चार्ज। तो अब इसके ऊपर B के ऊपर अब कितना चार्ज हो गया, 3Q/4, और C के ऊपर भी 3Q/4 चार्ज हो गया। ओके, अब अपना अगली कंडीशन क्या थी, ये B है। उसके बाद अगली कंडीशन क्या थी कि A को C के साथ में मिलाया। चलिए, अब A को वापस से C के साथ, A के ऊपर कितना चार्ज बच गया, Q/2, राइट, यहां पर देखिए, और C के ऊपर कितना चार्ज हो गया, 3Q/4, राइट, यहां का इरेज कर देते हैं, ये इरेज कर देते हैं। चलिए, तो अब इसके ऊपर दोनों के ऊपर मिलाया, तो कितना हो गया, Q/2 प्लस 3Q/4, और फिर दोनों का आधा, वापस से दोनों के ऊपर कितना चार्ज हो जाएगा, तो 1/2, ये एलसीएम 4, 2Q, 3Q, तो 5Q/8, तो दोनों के ऊपर, ए और सी के ऊपर, दोनों के ऊपर 5Q/8 चार्ज डेवलप हो जाएगा। तो कहने का मतलब क्या हुआ कि चार्ज तो कंजर्व्ड है। हमने क्या किया था, ए, बी और सी, ए और बी जो है वो चार्ज थे और सी न्यूट्रल था, उस पर कोई चार्ज नहीं था। हमने ए को सी के साथ मिलाया, दोनों पर Q/2 चार्ज होगा। फिर इसके बाद इसके ऊपर भी बी के ऊपर Q चार्ज था, सी के ऊपर Q/2, क्योंकि बचने इसके पास जब जीरो था तो ए से मिल गया इसको चार्ज Q/2, दोनों को मिलाया और फिर इसको 2 का डिवीजन लगाया। 2 का डिवीजन इसलिए कि दोनों बढ़ गए, तो बढ़ गए तो कितने हो गए, 3Q/4, दोनों हो गए। फिर ए को सी से मिलाया, ये ए की वैल्यू यहां से जो बची है और सी की वैल्यू जो 3Q/4, इन दोनों को ऐड करके फिर आधा किया, तो दोनों के पास, ए और सी के पास 5Q/8 चार्ज हो जाएगा। तो चलिए, एक एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, इफ अ बॉडी गिव्स आउट 10⁹ इलेक्ट्रॉन्स एवरी सेकेंड, हाउ मच टाइम इज रिक्वायर्ड टू गेट अ टोटल चार्ज ऑफ 1 कूलम फ्रॉम इट। ओके, तो क्या कहा है कि एक बॉडी में 10⁹ इलेक्ट्रॉन एवरी सेकेंड में क्या हो रहा है, बॉडी गिव्स मतलब निकाल रहा है, तो हाउ मच टाइम इज रिक्वायर्ड टू गेट टोटल चार्ज 1 कूलम चार्ज को निकलने में कितना टाइम लगेगा अपनी बॉडी से। ठीक है, या किसी भी बॉडी से, ठीक है ना। तो यहां पर चार्ज का तो फार्मूला Q = N होता है। यहां पर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 10⁹ दे रखा है और इलेक्ट्रॉन का चार्ज होता है
एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम होता है। तो ये कितना आ गया 1.6 इंटू 10⁻10 कूलम, इतना चार्ज आ गया। अब एक सेकेंड में अब इसमें क्या है, प्रत्येक सेकेंड में इतना इलेक्ट्रॉन इमिट होता है। तो एक कूलम के निकलने में कितना टाइम लगेगा, ठीक है। तो एक कूलम के लिए अब हमें क्या करना पड़ेगा, 1.6 इंटू 10⁻19, ये सेकेंड में आ जाएगा। ओके भाई, इसमें यूनिटरी मेथड लगेगी कि इतना जो चार्ज है 1.6 इंटू 10⁻10 कूलम चार्ज एक सेकेंड में निकलता है। तो एक कूलम चार्ज कितने में निकलेगा, तो 1/1.6 इंटू 10⁻10। ओके, तो यहां पर 10 आ जाएगा, यहां पर 10 आ जाएगा। तो इस हिसाब से इसको हम कैलकुलेट कर लेते हैं। तो कितना आ जाएगा 1.6। तो अब यहां पर 10⁻, कितना चार्ज था, 10⁹ चार्ज के लिए इतना सेकंड लगता, तो एक कूलम के लिए कितना लगेगा, कितना टाइम लगेगा, तो 1.6 इंटू 10⁻, यहां पर -10 लगेगा। तो इसके लिए कितना हो जाएगा 6, वैसे कि वैसे ही चेंज। तो इसे 10⁻10 कर देंगे 1.6, और इसके बाद ये पॉइंट हटाया, ये 10 लगाया, ये 11 और ये 16। अब इसे चाहें तो 100, 16, 10⁻9, तो यहां पर हो जाएगा 6.25। तो 6.25 इंटू 10⁹ सेकेंड एक कूलम चार्ज के लिए लग रहा है, ठीक है। तो आंसर तो हो गया। चलिए अब इसे ईयर में कन्वर्ट कर देते कि इसको क्या क्या कर सकते हैं हम। तो 6.25 इंटू 10⁻9 को, इस सेकेंड को एक साल में 365 और दिन में 24 घंटे और एक घंटे में 3600 सेकेंड, राइट। तो चलिए इसको थोड़ा सा राउंड फिगर बना लेते हैं, 24 को 25 कर लेते हैं, ये 2 पॉइंट हटा लिया तो यहां पर 100 हो गया, 25 से ये 25 बार हो गया, 25 24 25 4 100 हो गया, और ये 10⁻9 365 इंटू 4 इंटू 36, और ये 0 जो है ये 10⁻2 इधर आ गया। यहां पर भी इजी वे में कर लेते हैं, इसको 7 कर लेते हैं, 365 और ये 4 144 हो गया। ओके, और इससे इजी गोइंग कैलकुलेट करने के लिए ये तो 365 हुआ, तो 365 और 144 को हम क्या कर लेते हैं, 145 कर लेते हैं। चलो इसको भी कैलकुलेशन आसानी से करने का ट्रिक बता देता हूं। इसका 5 से डिवीजन अगर हो गया तो कितना, 5 का फैक्टर में ले ले तो कितना हो गया, और इसको 5 के फैक्टर में ले लिया तो कितना हो गया। देखिए इसे 2 टुकड़े कर लिए, ये 5 कितना हो गया 25, और ये 73 इंटू 29। ओके, फिर ये 25, यहां पर इसको हम 72 ले लेते हैं और इसको हम 30 ले लेते हैं। ओके, देखिए कितना आसानी से कैलकुलेशन हो जाता है, ये भी आपके काम की चीज है। तो 25, 3 2 जा 6, 7 3 जा 21, और ये 0। अब तो मेरे ख्याल से ये कैलकुलेशन आसान हो गई। 216 इंटू 25, 5400 और एक 0 ये आपकी। ओके, तो यहां पर ये वैल्यू आ गई। तो 54000
3 जीरो से तो ऊपर हो गया 10 की पावर 3, तो ये हो गया 4, ये हो गया आपका 54। अब 54 तो इसको 100 ले करके इजी गोइंग डिवीजन लगा लेते हैं। 54 100, तो यहां पर कितना होगा, 1.9 अप्रोक्सीमेटली। अप्रोक्सीमेटली 1.9 इंटू 100, डेसिमल रिमूव 190। ओके, तो 190 साल, 190 साल लगेंगे साहब एक कूलम को निकलने में। ठीक है, 190, 100, 200 के करीब करीब इसका ये अप्रोक्सीमेशन कैलकुलेशन बताया मैंने, जो फास्ट किया जा सकता है, और ये फास्ट करने की कुछ टेक्निक से आपको काम आएगी। उम्मीद है आपको यहां तक का कंसेप्ट समझ में आ गया होगा। आगे कंटिन्यू करेंगे। धन्यवाद। Thank you for staying till the end of this video. Definitely, when you will become success, whole contribution goes to your hard work. But if my videos, my lectures, my questions will help in your success, I will consider myself lucky. Please like, share, and subscribe my channel that can reach more and more students. Thank you once again. Take care. Bye bye.